हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो ना तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथ, ना इंग्लिश, ना हिंदी से। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहा है। दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने इसको इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए कि आगे जाके हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं। जो पर्सन्स न्यू क्लासेस में एडमिशन लेंगे उन सबको ये पता होना चाहिए कि आखिर एजुकेशन सिस्टम में वो कौन कौन सी चेंजिंग्स आई हैं। ये ना कि सिर्फ आप लोगों को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि हमें आगे किस तरह के सब्जेक्ट्स लेने हैं, इसके अलावा ये आपको एसएससी, एसएसबी, एक्सेट्रा में भी हेल्प करेगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड केयरफुली, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है और काफ़ी हद तक अब अच्छा भी हो चुका है। और ये 34 ईयर्स के बाद जो है चेंजिंग्स हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी चेंजिंग्स हुई हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्कूल सिस्टम के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हायर एजुकेशन के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है एक वीडियो में समझाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि कोई बुक चेंज हुई है या कोई सिलेबस चेंज हुआ है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर NEP दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। The National Education Policy 2020, which was approved by the Union Cabinet of India on 29 जुलाई 2020, क्या है जो यूनियन कैबिनेट है इंडिया का, उसने क्या किया, अप्रूव्ड किया है इस पॉलिसी को। दैट इज़ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको अप्रूव्ड किया गया है। किसके द्वारा, किसने की है उसको अप्रूव्ड? यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने। कब? 29 जुलाई 2020 को। The policy aims to transform Indian's education system by 2030। क्या है कि आखिर इस एजुकेशन सिस्टम को जो चेंज हुआ है इसके पीछे एम क्या है इंडियन गवर्नमेंट का। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये एम है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इस तरह से बदला जाए ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाए। जैसे कि हम अगर 2020 में रह रहे हैं, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस हो कि वो 2030 की तरह हो, मतलब कि 10 साल आगे हो जाए हमारा एजुकेशन सिस्टम। हालांकि ये 34 ईयर्स पहले चेंज हुआ था, अब एकदम से 10 ईयर्स आगे लेके जाना चाहते हैं ये एकदम से। शॉर्टली आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ द पॉलिसी, द गवर्नमेंट क्लेरिफाइड that no one will be forced to study any particular language and that the medium of instructions will not be shifted from English to any regional language। अब इस पूरी लाइन का, इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। वो ये कि अब किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाता है, मतलब फोर्स नहीं किया जाएगा कि अगर उसको इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में ही पढ़े, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहता है तो हिंदी में ही पढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही 12th भी कर सकता है, 11th भी कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है अब जैसे कि पहले होता था कि जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड जो भी कोई बोर्ड है, जैसे कि मैं जम्मू से हूँ तो हमारा JK बोर्ड है, स्टेट बोर्ड जो होता है। अगर JK बोर्ड है तो JK बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता कि इंग्लिश लैंग्वेज ही वो रखे कि बच्चा जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ेगा। अब बच्चा जो है किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मतलब वो किसी भी मीडियम को चूज़ कर सकता है। चाहे वो डोगरी भी हो तब भी डोगरी में भी वो पढ़ सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि आउटसाइड स्टेट से आते हैं, उनको जो स्टेट में आकर जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम जो है बिहार से बाहर से आते हैं, तो क्या होता है कि उनको हिंदी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बेटर आती है हैज़ कम्पेयर्स टू इंग्लिश। तो अब उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ईजी हो जाया करेगा, उन लोगों के लिए क्या, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाया करेगा
जिनको हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा आती है इंग्लिश से, क्योंकि अब फोर्स नहीं किया जाएगा कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही पढ़ो, अब वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी NEP 2020, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब हम बात करेंगे कि इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें लैंग्वेजेस का क्या चेंजिंग्स आई हैं। लैंग्वेजेस में क्या है, एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, उसे हम कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। उसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं ज़रा हम देखते हैं। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी recommends that all students will learn 3 language in their school under the formula, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। At least 2 of the 3 language should be native to India. Sanskrit and foreign language will also be emphasis। क्या है कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसमें वो क्या होता है कि एक स्टूडेंट है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको 3 तरह की लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ता है। वो कोई भी किसी भी तरह की लैंग्वेज को चूज़ कर सकता था पहले, लेकिन अब क्या है कि 3 में से 2 लैंग्वेज जो हैं वो नेटिव टू इंडिया, मतलब इंडिया की होनी चाहिए, जिसमें से संस्कृत भी आ जाती है, अब फॉरेन लैंग्वेज भी आ सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, if a student in Mumbai is learning Marathi and English, he or she will have to choose to learn another Indian language। जैसे कि मतलब देखो, एक पर्सन है कोई, वो मुंबई में रह रहा है, ठीक है, उसको मराठी तो आती है, वो मराठी में तो पढ़ रहा है और वो इंग्लिश भी पढ़ रहा है। उसके अलावा उसको एक ऐसी लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा जो कि इंडिया की हो। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या चेंजिंग्स आई हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो 3 लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकता है, जिसमें से 2 लैंग्वेज जो है इंडिया की होनी चाहिए और थर्ड वन जो है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज वो ले सकता है। वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, वो उसकी मर्ज़ी है। आप इस लाइन से आप देख सकते हो, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज शुड बी नेटिव टू इंडिया। नेटिव होनी चाहिए किससे? इंडिया से, जिसमें वैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मदर टंग। मदर टंग तो कंपलसरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि बच्चा जो है सिर्फ अपनी लैंग्वेज भूल जाता है, अपनी मदर टंग को भूल जाता है। क्या करते हैं कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कंपेयर कराने के मामले में उसको सीधे ही इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट मतलब पैदा होते ही अगर आप बच्चे को उसकी मदर टंग में बात नहीं करोगे, जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैं जम्मू से हूँ तो हमारी यहाँ पे डोगरा लैंग्वेज होती है। अगर यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम वैसे सारी स्टेट्स में होता है, सिर्फ मैं जम्मू की बात नहीं करी, सारे स्टेट्स में क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको डायरेक्ट हिंदी में बात की जाती है उससे। अब जहाँ की तो हिंदी लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज भी, वो तो अच्छी बात है क्योंकि इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो तो हिंदी ही है। बट अगर हम नेशनल पे ही चले जाएंगे सीधे, तो हमारी मदर टंग का क्या होगा, उसको तो सभी भूल जाएंगे ना। तो इसलिए क्या है कि जो इंडिया है, जो हमारे न्यू पॉलिसी है एजुकेशन की, उसमें क्या किया गया है कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि मदर टंग को सीखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर दिया है। बिकॉज विद द चेंजिंग्स ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं और ये बिल्कुल जो है रॉन्ग है। तो ये थी कि आखिर लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेज में क्या चेंजिंग्स आई हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से चेंजिंग्स आई हैं। द 10+2 structure will be replaced with 5+3+3+4 model. This will be implemented as following. क्या हुआ है कि जैसे हमारा क्या होता था पहले कि 10th होती थी और उसके बाद 12th होती थी डायरेक्ट, अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा। अब ये सब कुछ चेंज कर दिया गया है क्योंकि सबसे पहले क्या होता था कि बच्चा जो है पहले जो 10 साल होते थे उसके स्टडी के, वो मतलब बेसिक पढ़ता था उसमें,
जो पहले 10 साल होते थे बच्चे के, उसमें बच्चा जो है बेसिक पढ़ता था, चाहे वो साइंस, एसएसटी, मतलब हिंदी जो भी था उसका बेसिक पढ़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बच्चा जो है अब 5 साल पहले जो उसके लाइफ की जो स्टडी के पहले 5 साल होंगे उसमें कुछ अलग पढ़ेगा, उसके बाद जो उसके 5 साल के बाद जो उसके 3 साल होंगे अलग, ऐसे ऐसे करके मतलब वो अपनी जो स्टडीज़ की लाइफ होगी उसमें अलग अलग कुछ पढ़ने लगेगा। पहले की तरह नहीं कि पहले 10 साल जो है वो बेसिक ही पढ़ता रहेगा, फिर जाके वो 10th के बाद जो है 11th और 12th में कोई अपना मर्जी का जो सब्जेक्ट उसने लिया होगा, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेड है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एक्सेट्रा जो भी मतलब उसने सब्जेक्ट लिया होगा, कि सिर्फ उसके बारे में पढ़ेगा और वो कोई सब्जेक्ट और नहीं ले पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बहुत सारी चेंजिंग्स आ चुकी हैं। देखते हैं कि सबसे पहले क्या चेंजिंग आई है। सबसे पहले तो वैसे मैंने बता दी कि 10+2 का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होके 5+3+3+4 है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, ये मॉडल है क्या। इन सब में सबसे पहले स्टेज जो आ जाती है वो है फाउंडेशनल स्टेज। अब फाउंडेशनल स्टेज क्या है? दिस इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 3 years ऑफ प्री स्कूल और आंगनवाड़ी followed by classes first and second in primary school. This will cover children of ages 3 to 8 years. The focus of studies will be in activity based learning. अगर हम देखें कि फाउंडेशनल स्टेज है क्या, तो ये क्या है कि इसमें बच्चे जो है 3 साल की उम्र से लेके 8 साल की उम्र तक के आएंगे। मतलब ये बच्चों के जो स्टडी लाइफ होगी उसके जो पहले 5 साल हैं वो किस में आएंगे? प्री स्कूल और आंगनवाड़ी में। इसमें क्या होगा कि बच्चे जो हैं रटाफिकेशन की जगह, मतलब होता क्या है जब बच्चा न्यू स्कूल में डाला जाता है उसको तभी रटाफिकेशन स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे कि अगर हम किसी के बच्चे को पढ़ा रहे हो व्हाट एप्पल, तो बच्चे को एक फ़ोटो दिखा दी जाती है, दिस इज़ द एप्पल, अब जो भी है एप्पल। तो क्या होता है कि बच्चा जो है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और साथ में बच्चों को जो है एक्टिविटीज़ भी नहीं प्रोवाइड की जाती। लेकिन इसमें क्या होगा कि इस मतलब जो बच्चे के स्टडी के पहले 5 साल होंगे उसमें ज़्यादातर उसकी एक्टिविटी के ऊपर लर्निंग बेस्ड होगी। मतलब अगर उसको हम पूछेंगे दिस इज़ द एप्पल, तो उसको एप्पल दिखा के हम बताएंगे कि दिस इज़ द एप्पल, कि ये होता है एप्पल। मतलब ये नहीं होगा कि कोई अगर हम कुछ बच्चे को समझाएंगे कि ये चीज़ है तो उसकी एक पिक्चर दिखा दी, तो ऐसा नहीं होगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी पहले 5 साल जो होंगे बच्चे की स्टडी के उसमें। सेकेंड स्टेज आ जाती है प्रिपरेटरी स्टेज। क्लासेस 3rd to 5 विल which will cover the ages of 8 to 11 years. It will gradually introduce subjects like speaking, reading, writing, physical education, languages, etc., science and maths. क्या है कि एक चीज़ मैंने बताई नहीं कि जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें कौन सी क्लासेस आएंगी? फर्स्ट और सेकंड आएंगी। और जो सेकंड स्टेज आ जाती है दैट इज़ द प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा कि बच्चे की जो है 3rd to 5 मतलब 3rd, 4th और 5th क्लास आएगी किसमें? प्रिपरेटरी स्टेज में। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है 8 से 11 साल की उम्र तक होगा। 8 से 11 साल की उम्र होगी बच्चे की किसमें? प्रिपरेटरी स्टेज में। दैट इज़ कौन कौन सी क्लास आ जाएगी इसमें? 3rd, 4th और 5th क्लास आ जाएगी इसमें। इसमें बच्चा जो है रीडिंग भी सीखेगा, स्पीकिंग भी सीखेगा, राइटिंग भी सीखेगा, फिजिकल एजुकेशन भी सीखेगा, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ये सब जो है सीखेगा। एक्चुअली में होता क्या है, बच्चे को जो है मतलब रटाफिकेशन बोल दी जाती है, उसको रीडिंग नहीं करवाई जाती है, राइटिंग नहीं करवाई जाती है। जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा जो है एडल्ट हो जाता है उसको ना तो अच्छे से रीडिंग करना आती है, ना तो राइटिंग करना आती है, ना उसको फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ पता होता है। लैंग्वेजेस मतलब जैसे कि उसको मदर टंग, फिर उसकी नेशनल लैंग्वेज, या फिर एक कोई फॉरेन या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज, कोई भी मतलब कोई भी जो है अच्छी तरह से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अब ये सब जो है चेंजिंग्स हो गई हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि अब प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा कि बच्चा जो है मदर टंग भी सीखेगा, एक नेशनल लैंग्वेज भी सीखेगा, फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा कि बच्चे को स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा, आर्ट, साइंस, ये सब कुछ सिखाया जाएगा।
तो ये तो थी प्रिपरेटरी स्टेज। अब उसके बाद आती है, प्रिपरेटरी स्टेज के बाद आती है कौन सी, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है 6 to 8, मतलब मिडिल स्टेज में क्या होगा कि सिक्स्थ से लेके 8th क्लास तक के बच्चे आएंगे। कवरिंग चिल्ड्रन बिटवीन 11 and 14। इस स्टेज में बच्चों की एज कितनी होगी, 11 to 14। कैसे कि सबसे पहले जो फाउंडेशनल स्टेज थी उसमें 5 साल बच्चे के कितने दिए, 5 साल, मतलब जो बच्चा है 3 से 8 साल का होगा फाउंडेशनल स्टेज में। सेकंड आएगा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चे की उम्र कितनी होगी, 8 से 11 साल। और मिडिल स्टेज में बच्चे की उम्र कितनी होगी, 11 से 14 साल। सेकंड जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें भी 3 साल आ गए बच्चे के, और मिडिल स्टेज में बच्चे कितने आ गए, 3 साल आ गए। अब जो मिडिल स्टेज है ये भी 3 साल की है, और इन 3 सालों में बच्चा जो है क्या क्या सीखेगा। क्लासेस 6 to 8 कवरिंग, क्लासेस 6 to 8 कवरिंग चिल्ड्रन बिटवीन एजेस 11 and 14। ये एंड नहीं आएगा, ये 2 आएगा। It will introduce students to the more abstract concept in subjects of mathematics, science, social science, arts and humanities। क्या होगा कि जो मिडिल स्टेज होगी ये 3 साल की होगी, और इसमें क्या होगा, बच्चा जो है 11 से 14 साल की उम्र में होगा। और इसमें कौन कौन सी क्लासेस आ जाएगी, 6 to 8 क्लासेस आएगी, मतलब 6th 7th और 8th क्लास आ जाएगी इसमें। और इसमें बच्चा जो है कंसेप्ट सीखेगा, मतलब कि जो बेसिक है वो सीखेगा किसके, मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सीखेगा। सिंपल सी बात है कि पहले 5 साल जो है फाउंडेशनल स्टेज में होंगे, जिसमें क्या है बच्चा जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करेगा। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आ जाती है जो कि 3 साल की होगी, जिसमें बच्चा जो है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, साइंस के बारे में सीखेगा, और साथ में मदर टंग, लैंग्वेज एक्सेट्रा। और उसके बाद जो है सबसे जो थर्ड स्टेज आ जाती है वो 3 साल की, उसमें बच्चा जो है 6 से लेके 8th क्लास तक पढ़ेगा, जिसमें बच्चे की उम्र जो है 11 से लेके 14th ईयर्स तक होगी, जिसमें बच्चा जो है कंसेप्ट के बारे में सीखेगा, किसके, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, मतलब जस्ट बेसिक सीखेगा किसके बारे में, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है। तो ये तो थी क्या, ये तो थी फर्स्ट 3 स्टेजेस, जिसमें बच्चा जो है क्या क्या सीखेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी स्टेज में बच्चा क्या सीखेगा। अगर अब हम बात करें कि सेकेंडरी स्टेज क्या है स्कूल एजुकेशन की, तो इसमें क्या है, क्लासेस 9 to 12 covering the ages of 14 to 19 years. It is again subdivided into 2 parts, classes 9th and 10 covering the first phase, and classes 11th and 12 covering the second phase। क्या है कि जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें क्लासेस कौन कौन से आ जाएगी, 9 से लेके 12 तक, और इसमें बच्चे की उम्र कहाँ कितने से लेके कितने तक होगी, 14 से लेके 19 साल की बच्चे की जो है एज होगी, किसमें, 9 से लेके 12 तक। मतलब बच्चे के जो हैं 4 साल, जो मतलब उसके स्टडी लाइफ के 4 साल जो हैं, उन 4 सालों में बच्चा जो है 9 से लेके 12 तक क्लासेस को करेगा। अगर हम, मैंने जैसे सबसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो ये मॉडल है वो कैसे डिवाइड है, 5 + 3 + 3 + 4। तो पीछे जो मैंने बताया था आपको कि 5 साल जो है फाउंडेशन स्टेज के थे, अगले जो 3 साल थे वो प्रिपरेटरी स्टेज के थे, उससे अगले 3 साल थे जो बच्चे के वो मिडिल स्टेज के थे, और अब जो ये स्टेज है वो 4 साल की है, दैट इज़ सेकेंडरी स्टेज। तो ये पूरा आ गया होगा समझ में कि ये क्या है, 5 + 3 + 3 + 4 मॉडल। अब इस सेकेंडरी स्टेज में हम आगे बढ़े कि क्या क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे का जो है 9 से लेकर 12 तक करेगा। बच्चे की उम्र कितनी होगी, 14 से लेकर 19 साल। और इसमें क्या है, ये 2 फेजेस में डिवाइड है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले बच्चा जो है 9th और 10th कवर करेगा, वो जो है फर्स्ट फेज़ में आ जाएगा। 11 12 जो है सेकेंड फ्रेज में आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स के बारे में, मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड। बच्चे को जो है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर मेडिकल है तो बच्चा जो है मेडिकल में चाहे वो बायो, केमिस्ट्री,
और फिज़िक्स यही सब्जेक्ट लेगा, वो चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकेगा। वो कैसे, मैं आगे बताती हूँ। Instead of exams being held every academic year, school students will only answer 3 exams in class 3rd, 5th and 8th। क्या होता था कि बच्चे के जो है हर साल लास्ट में एग्ज़ाम्स होते थे, लेकिन अब बच्चा जो है पूरे साल में, पूरे ईयर में, मतलब अपने एक साल में वो 3 ही बार एग्ज़ाम देगा। और वो कौन सी क्लासेस के होंगे, 3rd, 5th और 8th क्लासेस में। मतलब 3rd से लेके जो 8th क्लास तक है उसमें क्या होगा कि बच्चा जो है पूरे साल में 3 बार एग्ज़ाम्स देगा, जिससे जो है बच्चे को पता चल सकेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंटिन्यू टू बी हिल्ड फॉर क्लासेस 10th एंड 12th बट विल बी रीडिज़ाइंड। अब बड़ी क्लासेस की बात करें हम, जैसे कि अभी भी 10th का जो बोर्ड है या फिर 12th का जो बोर्ड है, उनमें जो है सिर्फ चेंजिंग्स आएंगी, मतलब उनको रीडिज़ाइन किया जाएगा। अदरवाइज 10th और 12th का बोर्ड रहेगा, लेकिन उनमें क्या होगा, कुछ चेंजिंग्स होंगी, उनको रीडिज़ाइन किया जाएगा। दिस पॉलिसी एम्स at reducing the curriculum load of students and allowing them to be more interdisciplinary and multilingual। अब करिकुलम लोड का मतलब कि जो बच्चों को सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से, मतलब जो उनके ऊपर स्टडी का प्रेशर डाला जाता है स्कूल में, क्या होता है कि बच्चा जो है उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि आज के टाइम पे बच्चों का इतना वेट नहीं होता है जितने उनके स्कूल बैग्स का होता है, क्योंकि आज के टाइम पे स्टडीज़ का जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे का इतना वेट नहीं होता जितनी उसकी बुक्स और उसके बैग, मतलब जो जो उसकी टोटल बुक्स हैं उसका वेट होता है। तो जो एम है इस पॉलिसी का वो ये है कि जो करिकुलम लोड, मतलब जो स्टडी का लोड है बच्चों के ऊपर, वो कम किया जाए और साथ में इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जाए बच्चों को। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चे को नॉलेज हो। जैसे कि अगर बच्चे को साइंस की नॉलेज है तो उसको फैशन डिज़ाइनिंग की भी नॉलेज हो। अगर बच्चे को नेचर के बारे में पता है, नेचर के बारे में, तो उसको फिर बाकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब चाहे वो नेचर के बारे में जानता हो या हिस्ट्री के बारे में जानता हो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे को जो है एक, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, बच्चे को जो है एक से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हो, ये एम है इस पॉलिसी का। और साथ में बच्चा जो है मल्टीलिंगुअल हो। मल्टीलिंगुअल मतलब बच्चे को जो है एक से ज़्यादा जो लैंग्वेज है आनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हिंदी हो, हिंदी समझता हो, इंग्लिश समझता हो। दैट इज़ कि इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि बच्चे के ऊपर करिकुलम लोड, मतलब जो पढ़ाई का प्रेशर है उसको कम किया जाएगा। इस एम, मतलब कि ये एम है इस पॉलिसी का। साथ में क्या होगा कि बच्चे को जो है नॉलेज दी जाएगी, उसको रट्टाफिकेशन नहीं करवाया जाएगा, जिससे जो है बच्चा जो है इंटरडिसिप्लिनरी बने, मतलब उसको एक से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हो। और साथ में बच्चा जो है मल्टीलिंगुअल बने। मल्टीलिंगुअल मतलब उसको हिंदी भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, उसकी मातृभाषा की मदर टंग भी आती हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हो। ये एक एग्जाम्पल है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं कि अब क्या है कि अब बच्चा जो है, ये नहीं कि अगर मेडिकल सब्जेक्ट लिया है उसने तो वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़ेगा। अगर वो चाहे, अब मतलब ये मेडिकल नॉन मेडिकल वाला सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है। अब बच्चा जो है अगर वो साइंस लेना चाहता है, दैट इज़ मतलब बायोलॉजी अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो बायोलॉजी भी पढ़ेगा। अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग भी सीखना चाहता है बायोलॉजी के साथ, तो वो अब फैशन डिज़ाइनिंग भी सीख सकेगा। मतलब कि बच्चा जो है अब वो जो भी, मतलब जो भी सब्जेक्ट लेना चाहता है अब वो ले सकेगा अपनी मर्ज़ी से। उसको फोर्स जो है वो नहीं किया जाएगा कि अगर उसको मतलब साइंस पसंद है, जैसे मुझे बायोलॉजी पसंद है, तो मैं अगर बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग भी पसंद है, तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी करना चाहती हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है। अगर किसी को बायो पढ़नी है वो बायो भी पढ़ सकता है, अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ना चाहता है तो वो बायो के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ सकता है। मतलब बच्चा जो चाहे अब वो वाले अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स जो है ले सकता है। उसके अलावा क्या चेंजिंग्स आई हैं ये NEP में, दैट इज़ एजुकेशन पॉलिसी में।
Coding will be introduced from class 6 and experimental learning will be adopted। मतलब कि बच्चा जो है अब 6 क्लास से ही क्या है, कोडिंग भी सीखेगा और साथ में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी करेगा। अब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब प्रैक्टिकली वर्क भी करेगा। क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल जो है बच्चों को 5th क्लास से ही लगा दिए जाते हैं। 5th क्लास से मुझे तो जब मैं 5th क्लास में थी तब से ही मुझे 5th क्लास में ही प्रैक्टिकल लग गए थे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि प्रैक्टिकली कोई वर्क करके बताता तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल सिर्फ हम ले लेते थे, काम शाम कुछ भी नहीं होता था, हमें वही रटाफिकेशन करवाया जाता है, वही थ्योरेटिकली करवाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा जो है कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीखेगा, मतलब जो कोडिंग है वो भी सीखेगा और साथ में ही बच्चा जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क भी करेगा, जिससे क्या होगा कि बच्चे को जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक प्लांट है वो बड़ा कैसा होता है, वो मतलब ये सब चीज़ें वो सीखेगा, हर चीज़ को सीखेगा, प्रैक्टिकली वो सीखेगा, प्रैक्टिकली वो लर्न करेगा। अब रटाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, द मिड डे मील स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ब्रेकफास्ट। More focus will be given to students' health, particularly mental health, through the deployment of counselors and social workers। अब क्या है कि बच्चों को पहले सिर्फ और सिर्फ क्या मिड डे मील दिया जाता था, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। बच्चों की हेल्थ को देखते हुए अब इस पॉलिसी में ये चेंज किया गया है कि बच्चों को सिर्फ मिड डे मील नहीं दिया जाएगा, उनको ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, ताकि बच्चों के जो हेल्थ जो है वो ज़्यादा अच्छी रहे। और हेल्थ में भी सबसे ज़्यादा जो है बच्चे की जो है मेंटल हेल्थ पे फोकस किया गया है, ताकि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है अच्छे से रह सके। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे की क्या सबसे ज़्यादा असर जो है उसकी फैमिली से पड़ता है। जैसे कि फैमिली का मतलब फैमिली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे झगड़ा वगैरह हो रहा होगा रिलेटिव्स में, नेबर्स में, तो बच्चे के माइंड पे भी असर पड़ता है। अब इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा, हेल्थ को तो देखा जाएगा, माइंड की हेल्थ को भी देखा जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि माइंड की हेल्थ जो है इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये तो सब था स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजिंग्स आई हैं इस न्यू पॉलिसी से। थैंक यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर किसी को PDF फाइल चाहिए इस लेक्चर की या इससे पहले आए किसी भी लेक्चर की, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर किसी को किसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे आई हुई लेटेस्ट वीडियो पे। और साथ में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड वो भी मुझे कमेंट कर सकता है मेरी वीडियो पे। थैंक यू।